नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 2 दिन बीच में आपकी क्लास नहीं आई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बिजनेस मेथड पढ़ रहे हैं और बिजनेस मेथड में अपन दूसरा टॉपिक चल रहा है और दूसरे टॉपिक में अपन कंपनी के बारे में आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है और जो मेरी क्लास देख रहे हैं उनके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सामान्य सी बातें हैं। आप सबकी पढ़ी हुई है बहुत बार। आपके लिए कंपनी क्या होती है, कंपनी की क्या प्रकृति होती है, ये सब समझना आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों, जो नॉन कॉमर्स विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। और दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है, बिजनेस मेथड में चाहे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो आपको, ऑडिटिंग में अच्छा लग रहा हो, या JF&R में अच्छा लग रहा हो, या RSR में अच्छा लग रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट में जूनियर अकाउंटेंट का पढ़ाया हुआ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आप वो क्लासें शेयर कीजिए, आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जिस भी आप ग्रुप में जूनियर अकाउंटेंट के कहीं ग्रुप में जुड़े हैं आप, या फिर आप कहीं तो और किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिसमें कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, या आप अपने फेसबुक पे किसी से जुड़े हुए हैं किसी ग्रुप में, तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, मेरी भी थोड़ी मदद कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अब अपन प्रारंभ करते हैं अनावश्यक समय जाया नहीं करते हुए। कंपनी, दोस्तों स्लाइड्स तैयार करने में भी थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, अपन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और आपके सामने स्लाइड्स तैयार हैं। दोस्तों, पहले एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ा अपन में। एक व्यवसाय होता है, एकांकी व्यवसाय आपके सामने आज भी बाजार में उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है दोस्तों? आपके गांव में सामान्यतः परचूनी की दुकान एकांकी व्यवसाय का ही उदाहरण होती है। गांव में जो दुकानें होती हैं, नाई की दुकान होती है, वो भी एकांकी व्यवसाय है। वही स्वामी होता है, वही कर्ता होता है, उसी की पूंजी होती है, वही लाभ प्राप्त करता है। एकांकी व्यवसाय पड़ा। साझेदारी भी आपने बहुत बार देखी होगी। गांव में दो व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, साझेदारी करते हैं कि अपन दोनों दोस्त मिलकर साथ में व्यापार करेंगे, तो साझेदारी का फॉर्मेट भी आपका खुद देखा हुआ सुना हुआ है। आप उस फॉर्मेट के हिसाब से आप आंसर भी दे देंगे साझेदारी में भी और एकांकी व्यवसाय में भी। अब बात करें अपन कंपनी की। दोस्तों, कंपनियां आपने नाम बहुत बार सुना होगा। कंपनियां होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। भारत में कंपनी अधिनियम कब बने, यानी कि कंपनियों से संबंधित कानून कब से बनने प्रारंभ हुए। दोस्तों, 1850 में। कब? पहली बार 1850 में भारत में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम लाया गया। दोस्तों, साहब को ये याद रखना है, भारत में सबसे पहले कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया पूछे तो 1850 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम लाया गया। जो इंग्लैंड के अधिनियम, तो अब आपसे पूछे कि भारत का कंपनी अधिनियम किससे प्रेरित था प्रारंभ का संयुक्त पूंजी अधिनियम, तो दोस्तों इंग्लैंड के कंपनी विधान से संबंधित था। क्योंकि दोस्तों उस समय अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने ही ये संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम भारत में बनाया और लागू किया 1850 में। तो इंग्लैंड में के कंपनी विधान द्वारा 1844 पर आधारित था। कब पर आधारित था? इंग्लैंड में 1844 में बन गया था। भारत में 1850 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम लाया गया। इंग्लैंड की तर्ज पर लाया गया। इस अधिनियम के तहत सदस्यों का दायित्व क्या था? असीमित था।
प्रारंभ में जब 1850 में कंपनी अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत भी सदस्यों का दायित्व कैसा था? असीमित दायित्व था। आपको याद रखना है सीमित दायित्व कौन सा होता है। सीमित दायित्व वो होता है, मैंने व्यापार में 50,000 पूंजी लगाई। मैंने आपको ये पहले भी समझा चुका हूं मैं, सीमित दायित्व असीमित दायित्व समझना। सीमित दायित्व क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यापार में मैंने 50,000 रुपये पूंजी लगाई और व्यापार में क्या गया, घाटा गया। 2 साल तक मैंने व्यापार किया और व्यापार में नुकसान हो गया। 50,000 का मैं सामान लेके आया, दुकान किराए पे ली, 10,000 रुपये दुकान का किराया दिया और खर्चे किए कुछ, तो इन सबको मिला करके मेरे को नुकसान हो गया मान लीजिए 70,000 रुपये का। और मैंने व्यवसाय में लगाए 50,000 थे, लोग मेरे 20,000 रुपये मांगेंगे क्योंकि मैंने कहीं न कहीं घाटा खाया है। कि किराया मांगेगा दुकानदार, तो चाहे मेरे को नुकसान हो चाहे फायदा हो। तो दोस्तों जो मेरे को घाटा हुआ है वो सीमित दायित्व में तो क्या होगा कि मैं 50,000 रुपये ही डूबेंगे। इसके अलावा जो डूबेंगे वो मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, मेरे को घर की संपत्ति में से लाके नहीं देने। वो तो होता है सीमित दायित्व। और असीमित दायित्व क्या होता है भाई साहब, 70,000 रुपये मैंने तो किराए पे तेरे को दुकान दी थी, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होता है असीमित दायित्व। तो दोस्तों प्रारंभ में भारत में 1850 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम आया। कहाँ से कहाँ के अधिनियम से लेके आए, इसको उठाया गया। ये एक तरह से कहूँ तो दोस्तों इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम 1844 से कॉपी किया गया इसको। दायित्व इसमें कैसा था, असीमित था। असीमित था। इस अधिनियम के असीमित दायित्व की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों, ये असीमित दायित्व तो साझेदारी में भी होता है, व्यक्तिगत असीमित दायित्व एकांकी व्यवसाय में भी होता है, साझेदारी में भी हो असीमित दायित्व होता है। तो दोस्तों उस असीमित दायित्व में उसको नुकसान होता है तो उसको खुद की संपत्ति बेच के देना पड़ता है। तो कंपनी करने का क्या फायदा हुआ जब खुद की संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति बेच कर देना पड़े। दायित्व भी असीमित है तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको देखते हुए इस अधिनियम के असीमित दायित्व की कमी को दूर करने के लिए 1857 में फिर दिमाग में आया, संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया वापस से संशोधन करके। इस अधिनियम के अनुसार बीमा और बैंकिंग व्यवसाय वाली कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों को सदस्यों का दायित्व सीमित किया गया। आप समझना, सबसे पहले कंपनी अधिनियम 1844 ही संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम इंग्लैंड में लागू था। इंग्लैंड के लोगों का ही उस समय पे राज था भारत में, तो 1850 में भारत में भी वो लागू कर दिया गया। 57 में उसमें कमियां थी। कमी क्या थी, असीमित दायित्व था, उसको सीमित करने के लिए 1857 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम नया पारित कर दिया गया और दायित्व को सीमित कर दिया गया। किसको छोड़कर, बीमा और बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर, यानी जो बैंक का व्यवसाय करने वाली कंपनियां हैं उनको और बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी का दायित्व सीमित कर दिया गया 57 में। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा इतिहास। पुनः 1960 में नया कंपनी अधिनियम पारित किया गया। 1860 में फिर दिमाग सटका उनका, अंग्रेजों का। उन्होंने बीमा और बैंकिंग कंपनियों को भी सीमित दायित्व करने की छूट दे दी। अब जो अपन ने अब तक का जो कंपनियों के संबंध में इतिहास पढ़ा है ना, उसका अपन एक बार रिवीजन करेंगे, आपको अभी याद हो जाएगा शॉर्ट में। दोस्तों इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ? संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1844 में आया। भारत में कब हो गया? भारत में उन्होंने 1850 में लागू कर दिया गया संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1800। इसका दायित्व क्या था, असीमित था, तो 1857 में क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। सीमित कर दिया गया दायित्व को, किनको छोड़कर, बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर। तो 1857 में, 1860 में सभी का दायित्व सीमित कर दिया गया 1860 में। यहाँ पे किनको छोड़कर,
बैंकिंग कंपनियों और बीमा, इन कंपनियों को छोड़कर। तो ये अपन ने अब तक इतिहास पढ़ा कि कंपनी का कानून भारत में लागू कैसे हुआ और किस प्रकार की व्यवस्था हुई, ये तो इतिहास पढ़ा थोड़ा। अब वर्तमान में स्वतंत्रता, भारत आजाद हुआ, भारत दोस्तों आजाद हो गया। तो देश आजाद होने के बाद अब दोस्तों अपन अपने पे लागू हो गया अब भारत का कानून। और भारत का कानून कब आया? 1956 में आया। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात कानून कौन सा लागू है कंपनियों पर? तो भारत का पहला कंपनी अधिनियम 1956 था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला कंपनी अधिनियम यानी कि कंपनी का कानून 1956 पारित किया गया था, जो कंपनियों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु, कंपनियों के नियमन यानी कंपनियों के लिए रूल बनाने के लिए, रूल निर्धारित करने के लिए और कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए लाया गया, हेतु बनाया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहला कंपनी अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों 1956 भारत में स्वतंत्रता के बाद था। और स्वतंत्रता से पूर्व 1850 का कंपनी अधिनियम पहला था। ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। अब कंपनी अधिनियम 1956 को प्रतिस्थापित करके नया कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लाया गया। दोस्तों आजादी के बाद भारत में पहला कंपनी अधिनियम 1956 था। अब कौन सा लाया गया? दूसरा लाया गया है आजादी के बाद। और वो कौन सा लाया गया है? कंपनी अधिनियम 2013। याद रखना, वर्तमान में कौन सा कंपनी अधिनियम लागू है? 2013 लागू है। अब तक जो अपन ने पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना मात्र और मात्र 10% है। अब तक जो पेज पढ़े दो, इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना 10% है। लेकिन यहां से अब जो अपन पढ़ेंगे यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना, हाँ हाँ हाँ, 50% तक है, 50 से 60% तक है। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो जो जे ईरानी समिति की सिफारिश पर, जे ईरानी की अध्यक्षता में कंपनियों के ऊपर लागू अपना जो कंपनी अधिनियम 1956 था, उस उसमें सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया भारत सरकार ने। उस समिति का नाम जे ईरानी समिति था। समिति के सिफारिश के आधार पर लाया गया। हेलो, हाँ ब्रो, नमस्कार। घर हूँ, पता नहीं, नीचे होंगे, बताओ। भाई मेरे को तो नहीं पता यार, मैं तो क्लास बना रहा हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा डालने के लिए। हाल चाल बताऊंगा मैं थोड़ी देर में ना, मैं बीच में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। भारतीय कंपनी अधिनियम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को जे ईरानी समिति, दोस्तों भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक बार किसी न किसी एग्जाम में मेरे सामने आया हुआ है। कौन सी एग्जाम में पूछा था इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है बिजली बोर्ड, JVNL। दोस्तों बिजली बोर्ड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम है, जेवीवीएनएल की जो एग्जाम हुई थी, जयपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की जो एग्जाम हुई थी बिजली बोर्ड में, जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी, उसमें ये पूछा था। कौन से ईयर में पूछा था ये मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो आपको याद रखना है जे ईरानी समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू कब से हुआ? यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में। 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम लागू हुआ।
तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, भारतीय कंपनी अधिनियम वर्तमान में कौन सा लागू है, तो 2013 लागू है। कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। किसकी समिति की, कौन सी समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम बना, तो जे ईरानी समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम बना। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कुल अध्याय चैप्टर 29 हैं। दोस्तों भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कुल अध्याय कितने हैं, 29 हैं, चैप्टर 29 हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं, कुल चैप्टर कितने हैं दोस्तों, 29 हैं, 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर हैं। और कुल धारा कितनी है, तो 470 धाराएं हैं, और अनुसूचियां कितनी हैं, 7 हैं। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज आप दोस्तों मोस्ट है दोस्तों, ये पूरा पेज आपके लिए मोस्ट है दोस्तों। का अध्याय कितने, 29 हैं, 470 धाराएं हैं, 7 अनुसूचियां, याद रखना। अब एक बार आपको क्विकली रिवाइज करता हूं। कब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू किस समिति की सिफारिश पर हुआ, जे ईरानी समिति की सिफारिश पर हुआ। कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। इसमें धाराएं कितनी हैं, 470 धाराएं हैं। इसमें अनुसूचियां कितनी है, 7 है, और अध्याय कितने, 29 अध्याय हैं। तो ये बातें याद रखना, इंट्रोडक्शन है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था, या JVVNL, इनमें से एक एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा में दे रखी है, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है धारा 2 सबसेक्शन 20। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी की परिभाषा दे रखी है। यानी कंपनी अधिनियम में जो कंपनी की परिभाषा दे रखी है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कंपनी की परिभाषा कौन से कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है, तो 220 आपको याद रखना है, 220। कंपनी से तात्पर्य ऐसी संस्था से जो इस अधिनियम के अंतर्गत या इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हो। आपको याद रखना है, कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 220 में क्या दे रखी है कि उस संस्था से जो इस अधिनियम के अनुसार पंजीकृत है, या तो इस अधिनियम का मतलब कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, वही कंपनी है। अब दोस्तों कंपनी की अपन विशेषताएं पढ़ेंगे, और ये विशेषताएं कंपनी का प्रारूप कैसा होता है, और कंपनी का प्रारूप कैसा होता है, और कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है, और कंपनी में क्या क्या कंपनी पे प्रावधान, यानी कि कंपनी को समझने के लिए विशेषताओं से आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी होती क्या है। दोस्तों कंपनी होती क्या है, ये विशेषताओं से आपको समझ में आएगा। कंपनी एक समामेलित संस्था है। पहली विशेषता, कंपनी एक समामेलित संस्था है। कंपनी एक निगम निकाय या ऐसी समामेलित संस्था से है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। अब दोस्तों ये समामेलन क्या है, शब्द कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ये नॉर्मल बातें हैं बिल्कुल, लेकिन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं एक बार बता देता हूं ये समामेलन क्या है। दोस्तों कंपनी की विशेषताओं में सबसे पहले कंपनी का समामेलित संस्था है। एक कंपनी निगम निकाय या ऐसी समामेलित संस्था होती है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में समामेलन हुआ है, या इससे पूर्व के किसी अधिनियम में समामेलन हुआ है। तो कंपनी समामेलित संस्था है। अब ये समामेलन क्या है, यानी कि इसका कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को पूरा करते हुए इसका पंजीकरण हुआ है, उसी को समामेलन कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी का समामेलित संस्था है। ये समझ में आ गया होगा, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को पूर्ति करते हुए इसका पंजीकरण हुआ है, इसी को कंपनी का समामेलन कहते हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी होती है, कंपनी केवल नाम के आगे कमल एंड कंपनी आपने सुना होगा।
तो दोस्तों ये कंपनी नहीं होगी। केवल नाम के आगे कंपनी लगाने से कोई भी संस्था कंपनी नहीं बनती है। उसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के कंपनी अधिनियम 1956 में जो था उससे, या 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण होगा तभी कंपनी होगी। कई बार आपने कई फर्मों पे, कई दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा, कमल एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, तो दोस्तों वो कंपनी नहीं होती है। अब दोस्तों कानून विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, कानून या विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। दोस्तों कंपनी, कंपनी होती है वो कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। अब ये कृत्रिम व्यक्ति कैसा होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि कानून की दृष्टि में इसका अस्तित्व है, कानून की दृष्टि में इसका अस्तित्व है, कंपनी का अस्तित्व है। कंपनी एक अलग व्यक्ति है कानून की नजर में, आप सबकी नजर में नहीं। आप सब अपन कृत्रिम व्यक्ति नहीं है, आप अपन प्राकृतिक व्यक्ति हैं सब। लेकिन कंपनी क्या होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। और इसको कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि कानून की नजर में इसका कंपनी को एक व्यक्ति माना जाता है। अब कंपनी अदृश्य होती है, कंपनी कोई दिखाई नहीं देती है, बात बिल्कुल सी है। कागजों में इसका पंजीकरण हो जाता है और ये दिखाई नहीं देती है। अमूर्त होती है, मूर्त होती है, इसका कोई रूप नहीं होता। अपन प्राकृतिक व्यक्ति अपना रूप है, शरीर है। कंपनी का कोई स्वरूप निश्चित नहीं होता है, अदृश्य होती है और कृत्रिम व्यक्ति होती है, ना कि प्राकृतिक व नैसर्गिक व्यक्ति नहीं होती है, जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। ये बात मैंने शुरू में बता दी। कंपनी विधान द्वारा कैसा व्यक्ति है निर्मित, कानून द्वारा निर्मित, यानी कि कानून के तहत पंजीकरण हो गया तो निर्मित हो गया, यानी कि निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कानून की दृष्टि में जिसका अस्तित्व होता है, वैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई और नहीं है। अब कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है, यह बात याद रखना दोस्तों। कंपनी अपने नाम से, स्वयं के नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है और सदस्यों, बाह्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा कि कंपनी का क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है और इसका कानून की दृष्टि में अस्तित्व है। तो जब कानून की दृष्टि में अस्तित्व है तो ये संपत्ति क्या कर सकते हैं, अपने नाम से क्रय कर सकते हैं, क्योंकि कानून की दृष्टि में जिसका अस्तित्व है वही संपत्ति क्रय कर सकता है। तो कंपनी भी संपत्तियों का क्रय कर सकती है, बाह्य पक्षकारों पर केस भी कर सकती है। कंपनी, किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति पर भी कंपनी की ओर से केस किया जा सकता है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। समझना दोस्तों, कंपनी का अपने सदस्यों से कैसा अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी का क्या होता है दोस्तों, कंपनी का अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है। दोस्तों कंपनी के किसी सदस्य की अगर मान लीजिए मृत्यु हो गई, कंपनी चलाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई या कंपनी के शेयर होल्डर की मृत्यु हो गई, कहने का मतलब कंपनी के सदस्यों की मृत्यु होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात याद रखना। तो कंपनी के अस्तित्व पर जब सदस्यों से प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पृथक व्यक्ति है, पृथक अस्तित्व उसका। तो कंपनी अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। सदस्यों को जाने अनजाने में कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी जाली, काल्पनिक व्यक्ति ना होकर कृत्रिम और वास्तविक व्यक्ति है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व। तीसरी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। वैधानिक का मतलब कानून की दृष्टि में कंपनी का अस्तित्व होता है, पृथक होता है। ये अपन अभी पढ़ के आए, सदस्यों से इसका पृथक अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व होता है। सदस्यों की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए सदस्य, उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक समामेलित कंपनी का अपने सदस्यों व संचालकों से पृथक अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही है। इनकी संपत्ति, पृथक अस्तित्व कैसे होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, वो कौन होते हैं, शेयर धारक। ये 3 शेयर होल्डर हैं, मान लीजिए कंपनी के मालिक है। मालिक कौन होता है, शेयर धारक। शेयर का अर्थ है अंश धारक।
दोस्तों कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर धारक होते हैं, मालिक अंश धारक होते हैं। तो दोस्तों अंश धारक इसके कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो इनसे इसका जब पृथक अस्तित्व हो गया, पृथक अस्तित्व हो गया, तो दोस्तों इससे इनका कोई प्रभाव, इनसे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समाप्त नहीं होगी। पृथक अस्तित्व समामेलन होने से ही उत्पन्न हो जाता है। अस्तित्व कंपनी का पंजीकरण कराते ही उत्पन्न हो जाता है। कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है। जब अस्तित्व अलग है तो क्रय विक्रय भी कर सकती है। अब दोस्तों व्यक्तियों द्वारा समामेलन। अब कंपनी का समामेलन, कंपनी ऐसी निगम और निकाय है जिसका व्यक्तियों व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलन कराया जाता है। दोस्तों कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, कोई कृत्रिम व्यक्ति तो समामेलन कराएगा नहीं। कुछ व्यक्ति मिलकर कंपनी का गठन करते हैं, कंपनी का पंजीकरण करवाते हैं। तो कंपनी का पंजीकरण व्यक्तियों द्वारा समामेलन कराया जाता है। ये किस मामले में है? एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में है। अब ये एकल व्यक्ति कंपनी क्या है दोस्तों? ये कंपनी का ही एक प्रकार है। कंपनी कई प्रकार की होती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो एकल व्यक्ति कंपनी का ही एक ये प्रकार है। जबकि अन्य कंपनियों की दशा में, एकल व्यक्ति कंपनी में तो व्यक्ति ही समामेलन कराता है। अन्य कंपनियों की दशा में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही व्यक्ति द्वारा समामेलन कराया जा सकता है। इसका अर्थ समझिए, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही व्यक्ति कंपनी का समामेलन। दोस्तों 5 व्यक्ति मिलकर के किसी कंपनी का क्या करवाते हैं? पंजीकरण। और पंजीकरण होते ही कंपनी का क्या हो गया? पृथक अस्तित्व हो गया। कंपनी भी कानून की दृष्टि में एक अलग व्यक्ति हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब ये कंपनी अलग व्यक्ति हो गया तो कंपनी भी अपने अंडर में और कंपनियों का पंजीकरण करवा सकती है। कंपनी भी और छोटी कंपनी गठित कर सकती है। तो ये कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है और कृत्रिम व्यक्ति द्वारा भी कंपनी का पंजीकरण करवाया जा रहा है। तो समझना, कंपनी कंपनी की दशा में समामेलन कंपनी कृत्रिम व प्राकृतिक किन्हीं 2 व्यक्तियों द्वारा कराया जा सकता है। कृत्रिम व्यक्ति भी करवा सकते हैं, कंपनी भी करवा सकती है अपने अंडर में और कंपनी का गठन। और प्राकृतिक व्यक्तियों ने तो ये कंपनी का गठन किया ही है, पंजीकरण करवाया है, तो दोनों ही करवा सकते हैं। लेकिन एकल व्यक्ति में केवल व्यक्ति ही कंपनी का पंजीकरण करवाते हैं। अब हबीदाता, ये हबीदाता क्या होते हैं? सब्सक्राइबर क्या होते हैं? सब्सक्राइबर। आप भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आवश्यकता है आपके लिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं आपको सफलता नहीं मिलती, आपके लिए कुछ न कुछ मैं अच्छा लेके आने की प्रयास करता रहूंगा। सफल हो जाए तो दोस्तों आप अपनी इच्छा से मुझे कुछ फीस दे देना, बाकी तो अपनी निःशुल्क है। आपकी इच्छा श्रद्धा के अनुसार अगर देना चाहो तो दे देना। अगर सफलता नहीं मिले तो आपके कोई फीस नहीं है, निःशुल्क आपके लिए। अब दोस्तों हबीदाता, एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक हबीदाता होता है। समझना, जबकि किसी निजी कंपनी में 2 हबीदाता और सार्वजनिक कंपनी में 7 हबीदाता होने आवश्यक हैं। अब ये हबीदाता क्या होते हैं ये नीचे मैं रफ पेज में आपको समझाता हूं। सब्सक्राइबर, अभिदाता, इंग्लिश में इसको सब्सक्राइबर बोलते हैं, अभिदाता। दोस्तों कहने का मतलब क्या है? किसी कम व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 7 व्यक्ति और 1 व्यक्ति। दोस्तों सुनना, एक व्यक्ति क्या करे? कंपनी बनाना चाहता है। एक व्यक्ति क्या करना चाहता है? कंपनी का बनाना चाहता है। तो वो क्या कराएगा? पंजीकरण कराएगा। और पंजीकरण कराने के लिए उस व्यक्ति को लिखित में देना होगा कि मैं, यानी कि मैं
अंश पूंजी क्रय करने के लिए, अंश पूंजी लेने के लिए तैयार हूं। ये लिख के देना पड़ेगा कि मैं अंश पूंजी लेने के लिए तैयार हूं, तो ये इसके लिए अभिदाता हो गया। ये पंजीकरण की शर्तों में शामिल है कि कंपनी का पंजीकरण कराने में अभिदाता के भी हस्ताक्षर होना चाहिए, जो मतलब इस कंपनी की अंश पूंजी का स्वामी बनना चाहता है, इस कंपनी का स्वामी बनना चाहता है, यानी कि इस कंपनी की अंश पूंजी का क्रय करने के लिए तैयार है, अंश पूंजी लेने के लिए तैयार है, तो वो अभिदाता होता है। उसको लिख के देना होता है, तो उसको अभिदाता कहा जाता है। तो जो लिख के देगा वो अभिदाता होगा, शेयर्स ले लेगा वो अभिदाता कहलाता है। तो दोस्तों, शेयर्स लेने के लिए जो इस कंपनी के प्रारंभ में पंजीकरण के समय लेना आवश्यक होता है, यह अभिदाता कहलाता है। एक व्यक्ति एकल कंपनी के अंदर आवश्यक है। 7 व्यक्ति दूसरी कंपनी के प्रकार ही अलग अलग प्रकार की कंपनी होती है। सार्वजनिक कंपनी में प्रारंभ में 7 व्यक्ति मिलकर के, एक तरह से कहूं 7 व्यक्ति मिलकर के कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। एकल व्यक्ति में 1 व्यक्ति मिलकर, और निजी कंपनी में 2 व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। ये अभिदाता कहलाते हैं। जब कंपनी का प्रारंभ में निर्माण होता है तो फर्स्ट टाइम जो क्या होते हैं, शेयर धारक, वो अभिदाता कहलाते हैं। अब आपको अभिदाता शब्द को मैंने कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, अब समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक अभिदाता चाहिए, ये याद कर लेना, ये मोस्ट है दोस्तों। एकल कंपनी की दशा में केवल एक अभिदाता होता है। निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 अभिदाता होने आवश्यक है, और सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 अभिदाता होने आवश्यक हैं। तो 1, 2 और 7। अब कंपनी सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, एक व्यक्ति कंपनी जो है, ये प्रकार है कंपनी का, एक व्यक्ति कंपनी में तो न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या 1। दोस्तों, ये 1 है, यहाँ पर संशोधित कर लेना, क्षमा चाहूंगा, ये यहाँ पे 1 है। एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम अधिकतम सदस्यों की संख्या 1 होगी। नाम से ही पता लग रहा है, एक व्यक्ति कंपनी तो सदस्य 1। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होगी, और अधिकतम सदस्य 200 हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम में लिखा हुआ है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 200 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम निजी कंपनी में 2 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम 7 सदस्य होने आवश्यक है, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अंश पूंजी की संख्या अंशों की संख्या के बराबर। अंशों की संख्या के बराबर सदस्य हो सकते हैं अधिकतम सार्वजनिक कंपनी में। ये पॉइंट भी याद कर लेना, लिख लेना। नहीं लिखोगे तो लास्ट में मैं नोट करके लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपसे पूछे, एक एकल व्यक्ति कंपनी में कितने सदस्य होने आवश्यक है? न्यूनतम और अधिकतम 1 सदस्य होना आवश्यक है। निजी कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होने आवश्यक है? 2 सदस्य। आपसे पूछे निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो 200 सदस्य। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? तो दोस्तों, ये कंपनी में 7 सदस्य होंगे, और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? अंशों की संख्या के बराबर हो सकते हैं, यानी कि कोई सीमा नहीं है, अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब दोस्तों, सार्वमुद्रा का अर्थ है मोहर। दोस्तों, मोहर होती है, स्टैंप होती है, कंपनी की एक स्टैंप होती है। दोस्तों, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कानून की दृष्टि में वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो हस्ताक्षर नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, वो
लेन देन कैसे करेगा, वो संपत्ति कंपनी, अपन ने अभी पढ़ा कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है। तो दोस्तों कंपनी क्रय, संपत्ति क्रय कैसे करेगी, जब वो हस्ताक्षर नहीं कर सकती, जब रजिस्ट्री होगी तो उस पे हस्ताक्षर होगा, तो हस्ताक्षर नहीं कर सकती। तो दोस्तों कृत्रिम व्यक्ति होने की वजह से कानून की दृष्टि में इसका क्या है, अस्तित्व है कंपनी का। वैसे कोई प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता, तो इसकी मोहर लगाई जाती है। व्यक्ति कृत्रिम कंपनी, अब सुनना लिखा हुआ क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति, अपन ये बहुत बार पढ़ चुके। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने की दशा में अपना कार्यशील वह मोहर के माध्यम से करती है, सर्व मुद्रा कहा जाता है, इसे सर्व मुद्रा कहा जाता है। इस मोहर को ही सर्व मुद्रा कहते हैं सीधे से शब्दों में। इस मोहर के माध्यम से, स्टैंप के माध्यम से काम करती है कि कंपनी में जैसे कुछ लिखवा, कंपनी के कर्मचारी कुछ आदेश लिखा प्रबंधकों ने और उससे मोहर लगा दी कंपनी की, तो ये हो गया कि ये कंपनी का आदेश है या कंपनी का आदेश है। सदस्यों का दायित्व, तो दोस्तों सदस्यों का दायित्व सीमित होता है सामान्यतः। बाकी कौन सी कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, कहाँ तक सीमित होता है, ये सब अपन जब कंपनियों के प्रकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सामान्यतः कंपनी का दायित्व, आपसे पूछे कि कंपनी का दायित्व होता है तो सीमित होता है। अब व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय का संचालन दोस्तों कृत्रिम व्यक्ति है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, कंपनी अपने आप व्यवसाय संचालन तो कर नहीं पाएगी। तो दोस्तों व्यवसाय का संचालन संचालक मंडल और प्रवर्तकों द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति अंशधारियों के द्वारा की जाती है। कंपनी के मालिक और स्वामी, कंपनी की पूंजी के मालिक और स्वामी जो होते हैं वो अंशधारी होते हैं, और अंशधारी क्या करते हैं, कंपनी का संचालन करने के लिए प्रबंधक मंडल नियुक्त करते हैं या प्रवर्तकों द्वारा उसके संचालन किया जाता है, और वंशधारियों द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है प्रबंधकों की, फिर वो संचालन करते हैं उसका। और काम में क्या लेते हैं, कंपनी की ओर से मोहर काम में लेते हैं, जिसकी नियुक्ति उसको सर्व मुद्रा कहते हैं, जिसकी नियुक्ति अंशधारियों के द्वारा की जाती है। प्रबंधक अंशधारियों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, प्रबंधक अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में स्वामी तो अंशधारी होते हैं। अंशधारियों के आदेश के आधार पर प्रबंधक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इनको पारिश्रमिक मिलता है, इनके प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधकों को कंपनी की तरफ से तनख्वाह मिलती है। अंशधारी जो तनख्वाह तय करते हैं वो कंपनी में से, कंपनी के प्रॉफिट में से इनको तनख्वाह दी जाती है, आनी होती है तब भी दी जाती है। कंपनी के मस्तिष्क निदेशक और संचालक होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना वही कंपनी का माइंड होते हैं, उन्हीं के माध्यम से कंपनी कार्य करती है। अंशधारियों के द्वारा संचालक मंडल पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा जाता है। अंशधारियों का संचालक मंडल पर, बोर्ड पर पूरा कंट्रोल होता है। अब अंश पूंजी, ये अंश पूंजी क्या है, अपन अंशधारी 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 पढ़ते आ रहे हैं। अंश पूंजी क्या होती है, कंपनी की कुल पूंजी, मतलब कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है टोटल, वो पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, उसे अंश कहा जाता है। और अंश के निर्गमन पर प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। जैसे एक शेयर मैं खरीद लूं, अंश कंपनी की पूंजी क्या होती है, मान लो किसी कंपनी की पूंजी 100 रुपए है, टोटल कुल पूंजी 100 रुपए है। 5 व्यक्तियों ने 20-20 रुपए के अंशों में वो पूंजी को विभक्त करके 5 व्यक्तियों से 20-20 रुपए लेकर के कंपनी के स्वामी बन गए। हमने शेयर खरीद लिए, हम कंपनी के स्वामी बन गए। 20-20 रुपए के 5 व्यक्तियों ने शेयर खरीद लिया, तो ये हो गई 100 रुपए, तो अंश पूंजी हो गई। और अंश क्या हुआ, 20 रुपए एक अंश हुआ, और हम 5 इसके अंशधारक हो गए, यानी कि अंशधारी हो गए। अब दोस्तों अनुबंध करने की क्षमता, प्रत्येक कंपनी अपनी सीमा नियमों, सीमा नियम दोस्तों कंपनी का एक ये प्रपत्र होता है, आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब कंपनी का क्या करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, तो कंपनी के पंजीकरण में कागज तैयार करवाना होता है। उससे पहले सीमा नियम, उसमें कंपनी के कार्य करने की क्या लिखी होती है, सीमाएं लिखी होती हैं कि हम इस सीमा तक ये कार्य करेंगे, तो इसको सीमा नियमों के भीतर ही अनुबंध कर सकती है कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पृथक संपत्ति, कंपनी की कृत्रिम संपत्ति है, शेयर धारकों की संपत्ति से अलग कंपनी की संपत्ति होती है। वास्तविक व्यक्ति है, कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय विक्रय कर सकती है, ये अपन पढ़ चुके। अलग कानून की दृष्टि में इसका अस्तित्व अलग है।
कंपनी की संपत्ति अंशधारियों की न होकर कंपनी की ही होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंपनी के स्वामी होते हैं उनकी पृथक अंशधारी, लेकिन उनकी पृथक संपत्ति खुद की अलग होती है और कंपनी की संपत्ति अलग होती है। कंपनी की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है जब तक कंपनी का समापन नहीं हो जाए, विघटन नहीं हो जाए। अब राष्ट्रीयता। दोस्तों, जिस देश में कंपनी का समामेलन, पंजीकरण और प्रबंधन नियंत्रण जहां से है, वही वही राष्ट्रीयता होती है। भारत में जिसका पंजीकरण करा रखा है वो उसकी राष्ट्रीयता भारतीय होगी। अब शाश्वत उत्तराधिकार, स्थायी अस्तित्व है, विच्छिन्न उत्तराधिकार, यानी कि दोस्तों कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी का अस्तित्व, कंपनी के सदस्यों की मृत्यु हो जाने, दिवालिया हो जाने, अक्षम हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बताया, सदस्यों से अलग व्यक्ति है, सदस्यों की मृत्यु हो जाए, शेयर धारकों की मृत्यु हो जाए, कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के शेयर हस्तांतरित हो जाएंगे, उनके पुत्रों के हस्तांतरित हो जाएंगे। तो कंपनी के अस्तित्व शाश्वत अस्तित्व होता है, उत्तराधिकार होता है, विच्छिन्न अस्तित्व होता है। केवल विधान द्वारा ही, इसका कानून द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। कंपनी के अस्तित्व का विघटन किया जा सकता है, विघटन होने पर सदस्यों को संपत्ति बांट दी जाएगी। ये दोस्तों आज की क्लास में पढ़ा। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों मेरे से पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक एक पेज को आपके लिए सामने उपलब्ध करवा रहा हूं। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दोस्तों आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों कुछ भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वैसे भी दोस्तों अब आपके साथ आपके पास में 2 महीने, इस महीने के दिनों को हटा दें तो 2 महीने और 10 दिन का समय बचा है। लास्ट 10 दिन तो आपके दोस्तों रिवाइज करने में जाएंगे, रिवीजन करने में जाएंगे। तो दोस्तों 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में आप 2 बार सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, 1 महीने में 1 बार और 1 महीने में 1 बार। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करते रहें दोस्तों। एग्जाम में ऑप्शन आपकी मदद भी करते हैं, टेंशन इतना ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका पढ़ा हुआ होगा, इस 2 महीने में आपका देखा हुआ होगा तो आपके ऑप्शन पे बार बार उसी पे नजर जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों मेरे को बताना। मैं अगली क्लास में पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कमेंट में कमेंट करते रहा करो, मैं कमेंट लगातार आपके पढ़ते रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।